सुनो क्वेश्चन सुनना ना। पहले पैसेज का मतलब पहले समझा देते हैं, ठीक है। पैसेज में क्या बोला था वो पहले समझ लो। देखो, हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है, ठीक है। जब भी त्योहार आता है तो सभी लोग देखते हो ना, बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, वही बोला है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं। जैसे नया साल आता है ना, तो उस समय तो खेत में बोरा की फसल सब पक के रेडी रहता है, ठीक है। उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। प्रफुल्लित का मतलब होता है खुशी से भर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्योहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सरोवर कर देती हैं, ठीक है। जब महापुरुषों की याद में कुछ त्योहार मनाते हैं, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ठीक है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही होते हैं। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोर उल्लास के साथ मनाएं। हर्षोल्लास मतलब होता है खुशी के साथ मनाना चाहिए, और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, ठीक है। जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके, ठीक है। सभी लोग मिलजुल कर रहे, इसका मतलब है। अब आगे वाला सुनो। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? कब? नववर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्योहार। दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? मिलजुल कर कोई त्योहार को मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाना चाहिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? त्योहार से रिलेटेड था ना, त्योहारों का क्या महत्व है, ये है शीर्षक, ठीक है। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रफुल्लित मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, और इसी का दूसरा मतलब क्या होता है? खुशी। प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है? खुशी। अब यहां से भी थोड़ा ना ध्यान से पहले समझ लेना। देखो क्या बोल रहा है, पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, ठीक है, समझो। पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कौन एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं? एक देश से दूसरे देश कौन जाते हैं? 2 जन, पहला पंछी और बादल, ठीक है। डाकिए बोलने का मतलब ये हमारे संदेश को लेकर आते हैं, ठीक है। और दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, उनकी चिट्ठियां कौन लाती है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। मतलब उनकी लाई हुई चिट्ठियां को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बांचते हैं, मतलब बांटते हैं, ठीक है। हम केवल यहाँ आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझो ना, पंछी और बादल को किसके रूप में बतलाया गया है? पंछी और बादल को क्या बोला गया? डाकिए के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे? डाकिए। अब आगे, एक देश से दूसरे देश कौन, एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? एक देश से दूसरे महादेश 2 ही जन तो जाता है, पहला कौन था? पंछी, और दूसरा बादल। पंछी और दूसरा कौन है? बादल। सुगंध में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? उपसर्ग उसको बोलते हैं जो शब्द के पहले जुड़ता है। कौन है? सु। सु, सुगंध है ना, सु। उसके बाद वाले सुनो ना, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो देखो, डाकिए बोला ना, डाकिया क्या करता है? ये हमारी चिट्ठियां को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, पहुंचाने का काम करता है। इसी को बोलते हैं प्रकृति के संवाहक। प्रकृति के संवाहक मतलब प्रकृति में 2 ही जंतु है, पहला है पंछी है, दूसरा बादल है। ये दोनों ही प्रकृति में ही पाए जाते हैं। संवाहक का मतलब होता है जो हमारी संदेश को एक जगह से अगर दूसरे जगह तक लेके जाता है, उसको बोला जाता है संवाहक, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर क्या बोलेंगे? ए नंबर।
अब उसके बाद वाला समझो ना, संख्यावाचक विशेषण कौन सा है ये बता दो। संख्यावाचक बोलने से ही पता चलना चाहिए कि संख्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे नंबर होना चाहिए। कहाँ पे नंबर है? डी नंबर, दो बेल नंबर हुआ ना। विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? वैज्ञानिक। ठीक है, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है ये वाला समझो। सरल वाक्य पूछ रहे हैं तो यहाँ पे समझो, जोर जोर से वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी। वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। सबसे साधारण कौन सा लग रहा है? जोर जोर से वर्षा हो रही है। ठीक है, कोई इसमें जोड़ने वाला इस तरह का कोई तो इसमें है नहीं ना, तो सबसे साधारण कौन सा होगा? ये वाला, जोर जोर से वर्षा हो रही है, इसी को बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, अब आगे सुनो ना 12 नंबर में, इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? ने का सही प्रयोग कहाँ पे हुआ है? ये वाला, शिक्षक ने कहा है, या फिर उसने खाना खा रही है। उसने खाना खा रही पढ़ने में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। मोहन ने बाजार गया था, मुझे मोहन नहीं बाजार गया था, ये भी पढ़ने में थोड़ा अजीब किस्म का लग रहा है। सीता ने भजन गा रही थी, ये भी थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। तो सही कौन सा? शिक्षक ने कहा है। कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से साकार का विलोम क्या होता है? साकार का मतलब होता है ना सच हो जाना। साकार का दूसरा अर्थ होता है, इसका जो विलोम बोलते हैं ना उसको बोलते हैं निराकार। ठीक है, साकार का निराकार होता है। हो गया। अब ये वाला सुनो ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब क्या होगा? मुंह तोड़ जवाब देना, या फिर इसको बोलते हैं कड़ा प्रतिरोध करना। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन सुनो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में, एक वचन में कौन सा है ये बता दो। एक वचन, आंसू। जब भी आंसू गिरेगा, बहुत सारा आंसू गिरता है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्राण बोलते हैं निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। प्राण ना को भी एक वचन नहीं बोला जा सकता। दर्शन, कोई भी चीज को अगर देखते हैं तो देखने में कोई एक चीज को थोड़ी ना देखते हैं। आंख से अगर कोई भी चीज को देख रहे हो तो बहुत सारा नजर आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही चीज होता है, आकाश। आकाश बोलेंगे कितना ईंट हुए? एक ही ईंट हुए आकाश है, तो एक वचन में कौन है? आकाश। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? औपचारिक पत्र देखो, औपचारिक पत्र बोलने का मतलब होता है स्कूल में जब हेडमास्टर को लिखा जाता है, या फिर बैंक में लिखते हैं ना लेटर, उस तरह के लेटर को बोलते हैं औपचारिक पत्र। स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ, ऑफिस में हुआ, जब लेटर लिखते हैं हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को, जब लेटर लिखते हैं तो उसको बोला जाता है औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र में बोल रहे कि क्या चीज को नहीं लिखते हैं। औपचारिक पत्र देखो, हेडमास्टर को कभी लिखोगे तो कभी बोलेगा प्रिय हेडमास्टर जी, लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे। तो उस इस तरह से जो वर्ड यूज करते हैं ना, प्रिय या फिर प्रिय मित्र, ऐसे करके कब यूज करते हैं? अनौपचारिक पत्र में। वो जो वर्ड है ना उसको बोला जाता है अभिवादन। ये इसका प्रयोग हम लोग औपचारिक पत्र में नहीं करते हैं। अरे कौन विकल्प नहीं होगा, वो बोल रहे हैं औपचारिक पत्र में ये वाला वर्ड अभिवादन नहीं करते हैं। हेडमास्टर को प्रिय बोल के कभी नहीं पुकारते हैं। ठीक है, बाकी सब तो लिखा ही जाता है। अब आगे वाला क्वेश्चन सुना ना, निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? जब भी निबंध लिखते हैं ना तो लास्ट में जो कुछ भी लिखते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको बोला जाता है उपसंहार। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उपसंहार। उपसंहार बोलने का मतलब होता है कि कोई भी निबंध लिखे तो तुम्हें इससे क्या सीख मिली, कुछ सीख मिली, तो उसको बोला जाता है उपसंहार। ठीक है, संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं? संवाद बोलने का मतलब ना दो जन आपस में कभी भी बात हो रहा है, ठीक है, तो क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है? ठीक है, तो इसमें देखो नाम जरूरत पड़ता है, भाषा जरूरत पड़ता है, स्थान जरूरत पड़ता है, और गतिविधि जरूरत पड़ता है, किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद वाला समझो ना, यही से है ना। सुनो, एक यहां से ना इसको भी पहले समझो। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, काले माथे वाली चतुर चिड़िया, एक चिड़िया तो है लेकिन उसका माथा कैसा है? काला है। ठीक है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फोरन, उसका पंख सब कैसा है? सफेद रंग का, झपाट मारती है तुरंत तुरंत। ठीक है, समझ में आ गया। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, वो जब भी बोल रहे कि पानी में छलांग लगाती है तो कैसे? झपाट मार के। समझ में आ गया, पानी में कैसे करके? देखो, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली,
एक उजली चटुल मछली, उजली का मतलब ये होता है सफेद मछली, ठीक है। चोंच पीली में दबाकर, जैसे पानी में झपाक मारी, मछली को पकड़ ली चोंच में। कैसी मछली? उजली चटुल मछली, ठीक है। चोंच पीली में दबाकर, उसकी चोंच का कलर कैसा है? पीला, में दबाकर उड़, दूर उड़ती है गगन में। गगन मतलब होता है आकाश में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला रंग का। चिड़िया के माथे का रंग क्या था? काला। अब आगे सुनो तो, कवि ने चतुर किसे कहा है? कवि ने चतुर किसे कहा है? एक देख लो यहाँ पे क्या बोला, चतुर। चतुर, देखो चतुर कौन है? चिड़िया है ना, तो चतुर किसको बोला है? चिड़िया को बोला है। चतुर किसको बोला है? चिड़िया को। बी हो जाएगा। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है? देखो पहले, यहाँ पे कुछ था ना, किस तरह से पकड़ती हैं? देखो झपाटे मारे, झपाट मतलब तुरंत सर से नीचे जाती है, झपाट मार के पकड़ के फिर अपनी चोंच में दबा के आसमान में उड़ चलती है। तो कैसे पकड़ती है? तो क्या बोलेंगे? झपाटे मारकर, ठीक है। गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? गगन का मतलब बोले क्या? आसमान। उसका पर्यायवाची शब्द में कौन नहीं आएगा? ठीक है, कौन नहीं आएगा? गगन का मतलब आसमान होता है, उसको आकाश भी बोलते हैं, उसको नभ भी बोलते हैं, उसको आसमान भी बोलते हैं, लेकिन एक चीज नहीं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बोलो तो? वसुधा। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी। तो क्या चीज नहीं बोलते हैं? वसुधा नहीं बोलते हैं, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुना ना। देखो, सखिया एवं संवाद पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करो। गलत विकल्प कौन सा है ये बता दो। तो गलत विकल्प है ये वाला, पाखा पाखी का मतलब पशु पंछी दिया हुआ है ना, ये गलत है। पाखा पाखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, इसका सही अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, लेकिन दिया हुआ है पशु पंछी। तो गलत कौन सा है? पाखा पाखी, जिसमें बताया गया पशु पंछी, ठीक है। अब आगे सुनो ना, वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है ये बताओ। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। पहले, भव सागर पार करने के लिए कवयित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती है, ये गलत है। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ये सही है, ठीक है। अब 25 नंबर का सुनो ना, केदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया? एक केदी और कोकिला वाला पार्ट में मोहन शब्द प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो किसकी ओर? मोहनदास करमचंद्र गांधी की ओर संकेत किया है, ठीक है। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक हो? तो धूल, देखो ना, औरत को ना पैरों की धूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो औरत यानी कि कौन हुआ? युवती, ठीक है। धूल किसके लिए प्रयोग हुआ है? युवती के लिए। समझ में आ गया? सुनो, अब आगे सुनो ना, ये वाला को पहले समझो। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार गुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब होता है दुख, हमेशा छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, मतलब सभी के सभी गुण उसमें आ गए। किसमें? गधे में आ गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ समझ कहता है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, ठीक है। अब आगे वाले सुनो, गधा कैसा प्राणी है? सहनशील है, उसमें सहन करने की क्षमता है ना, इसलिए उसको बोला जाता है सहनशील। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? सुख दुख में समान भाव रखने वाला। सुख हो या दुख हो, हमेशा वो कैसा रहेगा? उदास रहेगा, ठीक है। समझ हुआ? अब 29 नंबर को सुन लो ना, गधे को आदमी क्या समझता है? होशियार समझता है या बेवकूफ समझता है? बेवकूफ। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या होता है? विषाद का अर्थ होता है दुख, ठीक है। अब आगे सुनो ना, लिहाजा की
लिहाजा की और पाठ में लेखक के सह यात्री का नाम क्या था, मतलब उसके दोस्त का नाम बताओ। उसके दोस्त का नाम था सुमति। क्या नाम था? सुमति। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली जो है ना वो केरल में है, तभी ना बोले थे केरल की साइलेंट वैली। ठीक है, ऐसे करके बोला जाता है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? उस ब्रिटिश शासक का नाम क्या था जिसने देवी मैना पर सहानुभूति दिखाई थी? उसका नाम था सर टॉमस है। सर टॉमस है। क्या नाम था उसका? सर टॉमस है। ठीक है, अब आगे वाला सुनो ना। उसके बाद है मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उसकी माता जी ने सबसे पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया था? पंचतंत्र। कौन सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया था? उसका नाम क्या है? पंचतंत्र। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनना ना। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? जूता हमेशा टोपी से कीमती है, जूता का वर्ड आया था किसमें? प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, अब आगे सुनना ना। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपने पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने को कहा था? आजादी का सिपाही। कैसा वर ढूंढने के लिए कहा था? आजादी का सिपाही। ठीक है, अब आगे वाला सुनो ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी के पाठ के लेखक का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। अब आगे वाला सुनो ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था? इसका नाम था उमा। ठीक है, क्या नाम था? उमा। निम्नलिखित में से किस पार्ट में विस्थापन का दर्द है? विस्थापन का दर्द मिला था माटी वाली में। ठीक है, और माटी वाली पार्ट में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो माटी वाली पार्ट में टिहरी शहर का वर्णन किया गया है। चेक कर लेना।